औरत के साथ नामालूम अफराद ने ज्यादती की। जब औरत थाने इंसाफ लेने के लिए जाती है तो उसी थाने के एक कमरे में ले जाकर उसके दोबारा से कपड़े उतारकर उसके साथ ज्यादती की जाती है। उसके बाद वो औरत थाने के बाहर निकलती है और थाने के बाहर जो साइल खड़े थे किसी से फ़ोन लेती है और फिर 15 पर कॉल करती है। तमाम उस ज़िले के अंदर पुलिस और जो पुलिस के अफसरान हैं वो बड़ा परेशान और हैरान-कुन के लिए ये वाक़या था कि एक औरत थाने इंसाफ लेने के लिए जाती है और दोबारा से उसी थाने के कमरे में उस औरत को दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। अब ये वाक़या कहाँ का था, उसके बाद डीपीओ साहब ने क्या एक्शन लिया और इस वाक़े के पीछे असल कहानी क्या है, तमाम तर तफ़सीलात इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, मुज़फ़्फ़रगढ़ के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है जिसे सुनने और देखने के बाद आपका जो थोड़ा बहुत यकीन पुलिस के ऊपर था वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप खौफज़दा हो जाएंगे कि जब हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी करता है, जब कोई जुल्म करता है तो हम सबसे पहले पंजाब पुलिस के पास जाते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जिन्होंने पूरे महकमे को बदनाम किया हुआ है। ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या ये मुज़फ़्फ़रगढ़ की एक कॉलोनी है, सदात कॉलोनी, जहाँ पर एक शख्स है जिसका नाम सलीम है और इसकी बीवी का नाम नसीम है। अब इनके 3 बच्चे हैं। इसकी जो बड़ी बेटी इकरा थी उसकी शादी हो जाती है और शादी का कुछ अरसा गुजरने के बाद जहाँ पर इन्होंने शादी की, वो जो शख्स था जो इसकी बेटी इकरा का शौहर था जिसका नाम रियाज है, वो शराबी कबाबी बंदा था और लड़कियों के साथ नाजायज़ तल्लुकात उसके लिए एक मामूली सी बात थी। घर आता शराब पीकर बीवी के ऊपर तशद्दुद करता था जिसकी वजह से बीवी बहुत परेशान थी। कुछ वक्त वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर गुजारती है। उसके बाद वो फ़ैसला करती है कि अब मैंने इस शख्स के साथ नहीं रहना, जिसके बाद वो फ़ैसला करने के बाद अपने वालिदैन को फ़ोन करती है और वालिदैन अपनी बेटी को जाकर ले आते हैं। अब जैसे ही अपने घर आती है, वालिदैन के घर आई और फिर 10 से 15 दिन गुजरते हैं तो रियाज जो है, जो इसकी बेटी का शौहर था, वो इसको मनाने के लिए आता है कि जो कुछ भी हो गया है मेरी गलती थी और मैं आप लोगों से मादरत करता हूँ और मैं दोबारा कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा, ना इसको मारूँगा ना इसको गालियाँ दूँगा। अब लड़की का जो वालिद था सलीम, वो कह देता है कि ठीक है, मैं अपनी बेटी को भेजने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी वालदा को पता चलता है तो वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी को किसी सूरत में इसके साथ नहीं, शराब पीकर मेरी बेटी के ऊपर तशद्दुद करता है और मैं नहीं चाहती कि अब मैं अपनी बेटी को दोबारा उस घर के अंदर भेजूँ। ये शख्स मिन्नत समाजत करता है, लेकिन वालदा उसकी कहती है कि मैंने आप अपनी बेटी को किसी हाल में इसके साथ नहीं भेजना। जिसके बाद वो खुला का केस दायर करते हैं और बिल आखिर वो दिन आता है कि जब इसकी बेटी खुला ले लेती है और उसके बाद जो रियाज था उसे इस बात का गुस्सा और रंज था कि मैं इसको मनाने के लिए गया हूँ, इन्होंने अपनी बेटी को मेरे साथ भेजा नहीं है और उल्टा इन्होंने खुला ले लिया है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं और वो अपने साथियों के हमरा एक मेहरान गाड़ी पर अपनी बेगम के घर आता है जो कि उसकी साबका बेगम थी, और उस दिन आता है जब उसकी सास घर में अकेली थी। ये लोग दीवार फैलाकर घर के अंदर आते हैं, वहाँ से जेवर नकदी वगैरह उठाते हैं और उसके बाद अपनी ही सास को अगवा कर लेते हैं। अगवा करने के बाद वहाँ पर जो घर का साजो सामान था वो बखेर देते हैं और अपनी सास को ये एक नामालूम जगह पर ले जाता है और वहाँ पर शराब पीकर इसके साथ जो इसके दोस्त थे वो और ये शख्स रियाज जो है उसको बार बार दरिंदगी का निशाना बनाता रहता है। और 2 घंटे के बाद जब इसका शौहर घर वापस आता है, वो देखता है कि घर के अंदर साजो सामान बिखरा हुआ है और उसकी बीवी नहीं है। उसने फौरी 15 पर कॉल की और मुज़फ़्फ़रगढ़ थाना सदर के अंदर एक FIR दर्ज होती है अगवा बराए तवान की, और फिर पुलिस उसको ढूंढना शुरू कर देती है। अब तक इनको नहीं पता था कि हमारा जो मुलज़म है वो हमारा दामाद है, जो साबका दामाद था, लेकिन पुलिस उस केस तक नहीं पहुंच पाती कि इस औरत को अगवा किसने किया है। फिर एक दिन, क्योंकि इस मामले को 3 से 4 दिन गुजर गए थे, तो वो रोज़ाना शराब पीकर इस तरह के मामलात करते थे। अब इन्होंने शराब पी और वो नशे में धुत हो जाते हैं और वहाँ से इस औरत को भागने का मौका मिलता है। घर आती है, आकर तमाम किस्सा कहानी अपने शौहर को बताती है कि मेरे साथ ये मामला हुआ है। जिसके बाद शौहर जो है वो थाने जाता है और जाकर पुलिस वालों को बताता है कि हमारा जो मुलज़म है वो कोई और नहीं है बल्कि हमारा मुलज़म हमारा साबका दामाद है। जिसके बाद पुलिस ने उस शख्स को नामजद किया और अगले ही दिन असगर ASI है थाना सदर के अंदर, जो कि इस फैमिली को फ़ोन करता है, इस औरत के शौहर को जिसका नाम नसीम है, और सलीम को फ़ोन करता है कि आप अपनी बीवी को लेकर थाने आओ, इसका मेडिकल करवाना है। अब जैसे ही ये शख्स अपनी बीवी को लेकर थाने पहुंचता है
तो वो उसको कहता है कि आप हॉस्पिटल जाएं और जो हमारी लेडीज़ कांस्टेबल है वो आपकी बीवी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचेगी, क्योंकि हमारा प्रोसीजर है, हमने इस तरह से मेडिकल करवाना है। असगर एएसआई है, इसने एक अपने साथ प्राइवेट बंदा रखा हुआ है। ये सारी कार्रवाई ढालने वाला वो शख्स है। वो फ़ोन करके इनको बुलाता है और उसके बाद वही सलीम को कह रहा है कि आप हॉस्पिटल पहुँचें और आपकी जो बीवी है उसको लेडीज़ कांस्टेबल लेके आएगी। उसके बाद वो चला जाता है और कमरे के अंदर क्योंकि बैठी थी, इन्होंने बाहर से कुंडी लगाई और कुंडी लगाने के बाद उस औरत के कपड़े उतार कर ज़बरदस्ती उसके साथ ज़्यादती की। और ज़्यादती करने के बाद जब औरत वहाँ से बाहर निकलती है तो थाने के बाहर आप लोगों ने देखा होगा कि साहिल वगैरह खड़े होते हैं, जो कि जिनकी पार्टियाँ एसएचओ के पास, एएसआई के पास आनी होती है सुनवाई के लिए। तो वो किसी एक बंदे से मोबाइल लेकर 15 पर कॉल करती है और पुलिस की दौड़े लग जाती हैं। डीपीओ साहब इस पर एक्शन लेते हैं। इसमें तीन से चार लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है। 2 वो प्राइवेट बंदे थे जो कि उस थाने के अंदर तैनात थे और 2 एएसआई हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। और इस तरह के जो मामलात हैं, हर थाने के अंदर एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं। और अगर रिश्वत लेनी हो तो वो लेते हैं, ताकि जो एएसआई साहब हैं वो जवाब दे सकें कि मैंने रिश्वत नहीं ली, मैं इस चीज़ का हलफ देता हूँ। और इन्होंने जो प्राइवेट बंदे रखे होते हैं वो तमाम की तमाम कार्रवाई ढालने वाले वो लोग होते हैं। अब देखते हैं कि इस औरत को किस तरह से इंसाफ मिलता है। इसके साथ अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अलाना की बात।